नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की पहली लिस्ट की, जो कि आज आने वाली है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सभी सीटों पर पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस 11 सीटों पर यानी कांग्रेस 11 सीटों पर अभी भी लोगों को इंतजार है कांग्रेसी चेहरों का। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि इतना तय हो गया है कि कांग्रेस भी अपने हैवीवेट्स को यानी बड़े चेहरों को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने जा रही है। हम आपको वो नाम भी बताएंगे जिन्हें कांग्रेस मैदान में उतारने की तैयारी है। साथ में समझेंगे कि इस बार पार्टी ने यानी कांग्रेस पार्टी ने हैवीवेट पे दांव क्यों खोला है। और दिल्ली से रायपुर लौटे भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने के सवाल पे कहा कि आलाकमान जो चाहेगा वो करेंगे। दरअसल एक दिन पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी चाहे जो भी जिम्मेदारी देगी, वो यदि वो लड़ने के लिए आदेश करेगी तो वो उसका पालन करेंगे। क्या कहना है भूपेश बघेल का, ये सुनाते हैं आप। पार्टी हाईकमान जो तय करे, क्योंकि अब लड़ाने की जिम्मेदारी दे रही है कि लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है, पार्टी तय करेगी। हाँ, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि भाई अब सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़वाने वाला होना, ताकि पूरे प्रदेश भर घूमो तो उसका फायदा हो पार्टी को। अब यदि पार्टी तय करती कि तुमको लड़ना है तो अपन तो फिर सिपाही हैं, जो आदेश हाईकमान का होगा मानना ही है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान हैं। धनंजय सिंह जी हैं कांग्रेस से, मनीष जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे सहयोगी जुल्फी भी जुड़ गए हैं। जुल्फी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप बताइए, आपकी खबर थी, देर रात आपने खबर दी थी। अब दर्शकों को भी बता देते हैं कि किन किन नामों पर करीब करीब बात फाइनल हो चुकी है। बाबा, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर सीसी की बैठक हुई थी। तो जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें 5 सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। और जब जनवरी में छत्तीसगढ़ में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी ये नाम सामने आया था कि भूपेश बघेल और जो हैवी वेट लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम फाइनल हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो जांजगीर लोकसभा सीट से शिव डहरिया का नाम भी फाइनल। हमने भी उनसे कुछ देर पहले जब बात की थी तो हालांकि उनको इस बात के संकेत मिल गए हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है, और उन्होंने कहा है कि पार्टी के वो भी एक सिपाही हैं। अगर पार्टी जो निर्णय लेती है, जो आदेश देगी, उसको वो पूरा करेंगे। और पिछले चुनाव की तुलना में जब 2019 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नई बनी थी और प्रचंड बहुमत के बाद बनी थी। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। तो उनका ये दावा है कि इस बार रुझान बदलेगा और कांग्रेस पार्टी अपना जो मिथक है, क्योंकि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट स्कोर कांग्रेस पार्टी का 2 सीट का है, तो उसको मिथक को तोड़ेगी और 2 सीट से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जीतेगी। क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि कांग्रेस की स्थितियां छत्तीसगढ़ में 5 से 7 सीटों में फाइट वाली बन सकती हैं। और शिव डहरिया की जो सीट है उस सीट में इसलिए भी कांग्रेस अगर मेहनत करती है और कांग्रेस पूरी दमखम से उतरती है तो अभी वर्तमान में 8 की 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में हैं। और इसके अलावा जो दूसरे नाम फाइनल हुए हैं वो है कोरबा से ज्योत्सना महंत, जो पिछला चुनाव जीती थी, उनको दोबारा टिकट वहां से दी जाने की बात हो रही है। दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर चर्चा हुई है कि उनके नाम को फाइनल कर दिया जाए। और सरगुजा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे, उनकी बेटी हैं शशि सिंह, उनके नाम को फाइनल किया गया है। इसके अलावा जो बहुत सारे नाम पे जो चर्चा हुई थी कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से कौन लड़ेगा रायपुर लोकसभा सीट से, वो तो विकास उपाध्याय का नाम है, लेकिन फाइनल नहीं है। अब इस नाम पे चर्चा नहीं हुई है। सीईसी की जो अगली बैठक होगी उसमें जो बाकी नाम बच रहे हैं उनको फाइनल कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के जो बात को चर्चा थी कि जो कद्दावर नेता हैं, हैवी वेट लीडर्स हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये तय हो गया है कि उनको चुनाव लड़ना है। हालांकि मंशा जाहिर की गई थी कुछ बड़े नेताओं के द्वारा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो घूम कर पूरे प्रदेश में अपने व्यक्तित्व का, अपने प्रभाव का परिचय देंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस को जिसको टिकट देगी उसको जिताएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों में ये है कि हैवी वेट लीडर मैदान में उतरेंगे और
भाजपा को टक्कर देते नजर आएंगे। जी बाबा। जरूर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आऊंगा आपके पास भी। हमारे साथ जो है राजीव जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष जी के पास आना चाहूंगा। मनीष जी, आपसे आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कांग्रेस की ये रणनीति क्या कारगर होगी? आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो कि विधानसभा में जीता हुआ है उसको लोकसभा में उतार दिया है, बाकी जो है आप चाहते हैं कि सभी लोग जो है बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ें लोकसभा का। देखिए भारती जी, लोकसभा का चुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे, कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन में होने के बाद कांग्रेस चुनाव हार गई थी। केंद्र में अभी जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से दावे कर रही है, 400 सीटों का उन्होंने टारगेट सेट किया है। और छत्तीसगढ़ में अभी 2 महीने पहले हुए चुनाव में कांग्रेस हारी है। ऐसे में कांग्रेस का मनोबल जो है अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है कि 2 महीने की हार के बाद जो है पुनः वो मैदान में आए और अच्छे तरीके से आए। इसके लिए जरूरी है कि आपके कद्दावर और हैवीवेट नेताओं को उतारा जाए, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़े और कांग्रेस जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दे। एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस में पिछले 2 महीने के बाद की जो स्थिति है, जैसे बस्तर लोकसभा की बात करूंगा मैं कि यहाँ पर कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट जो है दीपक बैज निवर्तमान सांसद भी हैं और उनका नाम पहले प्रत्याशी के रूप में आ रहा था। लेकिन बीच में कांग्रेस में गुटबाजी भी दिखाई दी कि कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली दरबार में जाकर के हाजिरी लगाई और यहां पर भी दावेदारी प्रस्तुत की। इसी तरीके से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र जो है और कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स भी पुनः गुटबाजी की उभार लेती हुई दिख रही है। ऐसे में हैवीवेट कैंडिडेट ही कांग्रेस की चुनावी नैया को पार लगा सकते हैं और इसमें किसी न किसी रूप में जो पुराने मंत्री रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका अहम होने वाली है। जरूर। राजीव जी बताएं, कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट दे दी, अब मुकाबला जो है आपने पहले घोषित किया था, अब कांग्रेस के भी उम्मीदवारों के नाम जो है आज आ जाएंगे। कुछ सीटें हैं जहां पर कि आपकी चिंता की बात है, खासकर विधानसभा चुनाव के बाद कई सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जी राजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, मेरा सवाल था कि अब कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है, कांग्रेस ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को भी चुनाव मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये कांग्रेस की एक रणनीति है। जो सिटिंग जो रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि जो आप विधानसभा में एक पूर्व मुख्यमंत्री उनकी भूमिका रहती है उसे लोकसभा में उतार दिया गया है। तो दिखता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियसली ले रही है लोकसभा का। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हारे हुए जो लोग हैं, जो गश्ती है या ये जो कारवां है ये हारा हुआ है, तो ये रणनीति है उनकी अपनी। मनोरंजन जी, मैं समझता हूं कि उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास उफान पर है। और मनोरंजन जी, आपको बता दूं 1996 से आज तक अगर लोकसभा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रही है। हम 9 सीटों पर जीतते हैं 11 में, कभी 10 सीटों पर जीतते हैं, कभी 8 सीटों पर जीतते हैं। तो इस बार जो है हमने टारगेट रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो माला बनाएगी लोकसभा के लिए, जो नरेंद्र मोदी को पहनाएगी, तो उसमें 11 के 11 छत्तीसगढ़ से रहेगी, चाहे भूपेश बघेल जी आ जाए या चरण दास महंत जी की पत्नी जी आ जाए या कोई भी आ जाए। हमारी जो ये आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस आंधी में बड़े बड़े दिग्गज को भी साफ कर देगी। ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये एक नम्रता पूर्वक आत्मविश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मिलकर इस लोकसभा की वैतरणी 11 के 11 के रूप में इसे सफलता की ओर ले जाएंगे। राजीव जी, आपने कहा कि विधायक को लोकसभा लड़ा रहे हैं, ये उनकी कमजोरी है।
आपकी पार्टी ने 21 सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया था, उस पर भी जरा टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं बिल्कुल 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 टिप्पणी करूंगा। वो हमारी रणनीति थी कि हाँ। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि कोई भी आए हम उससे नहीं कर देंगे, तो हम एक क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से जी। जो हमारे लोकसभा के लोग थे उन्हें हम लड़ाया, और ये उससे हमें सफलता मिली। सरगुजा में रेणुका जी लड़ी, गोमती जी लड़ी, विजय बघेल जी लड़े, तो देखिए हम तो उसमें सफलता प्राप्त किए हाँ। कि जो क्षेत्रीय जो हमारे हैवीवेट लोग थे। लेकिन भूपेश बघेल जी स्थापित हैं विधानसभा में और एक प्रकार से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं नम्रता से कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दिखता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर लोकसभा लड़ रहे हैं जीतने के बावजूद भी, और वो उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए लोकसभा एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वो जो मुख्यमंत्री सिटिंग जो मुख्यमंत्री थे, आज वो विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो लड़ रहे हैं, तो वो एक दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शिविर में थोड़ी चिंता है। कांग्रेस पार्टी का जो लश्कर है वो थका हुआ है और थोड़ी सी उनमें चिंता बहुत ज्यादा है, व्यग्रता बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसा होता नहीं कि जो जीता हुआ विधायक होता है, अभी अभी जीते हैं, वो लोकसभा लड़ रहे हैं। आपने सही कहा कि आपके 21 सांसद विधायक ही लड़े, आप बहुत सारे सफल भी हुए। वो कहावत है ना, जीत के सब साथी हैं, हार का कोई माँ बाप नहीं होता। धनंजय जी, अब आपकी बारी, आप बताइए भूपेश बघेल को लड़ाने की क्यों मजबूरी आन पड़ी है? देखिए भारती जी, जो चुनाव जो होते हैं उस चुनाव में बहुत सारे समीकरण को देखा जाता है, बहुत सारे मापदंड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल जी जब थे तो उनका चेहरा बहुत लोकप्रिय चेहरा है, पूरे प्रदेश में काका के नाम से वो फेमस है। और आज भी यहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन आज भी जनता भूपेश बघेल जी के 5 साल के कामों को याद कर रहे हैं और इस सरकार की तुलना कर रहे हैं कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने शपथ लेते ही किसानों का माफ किया था, किसानों को धान कीमत दिया था, हर वादे को पूरा करने का काम किया था। निश्चित तौर पर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, इस चीज को हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं भूपेश बघेल जी को लोकसभा के प्रत्याशी बनने के सुनते ही समझ में आ रहा है कि जो मोदी जी का चेहरे पर चुनाव लड़ने के जो दावा कर रहे थे उनको पसीना छूट रहा है। अभी राजू चक्रवर्ती जी कह रहे थे कि जो विधायक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको सांसद का चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान जी को तो आप भी चुनाव लड़ा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो कोई चीजों को अगर कोई किसी विपक्षी दल पर आप उंगली उठा रहे हैं तो 5 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती, चीजों को भाजपा प्रवक्ता को ध्यान में रखना चाहिए। और कांग्रेस में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव लड़वाएगा, प्रत्याशी कौन होगा, ये तय करने का अधिकार हमारे कार्यकर्ताओं के पास में है, कार्यकर्ताओं के साथ हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में है। लेकिन धनंजय जी हम सुन रहे थे बघेल साहब को, उन्होंने एक जगह इशारा किया कि यदि मैं फ्री रहता तो सबको अच्छे से प्रदेश में चुनाव लड़वा पाता। तो कहीं ऐसा बात तो नहीं है कि ऊपर से कहा गया, थोपा गया कि नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा? देखिए भारती जी, मैंने पहले ही कहा ना, हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हमारा क्या दायित्व होगा, भविष्य में क्या हमको जिम्मेदारियां मिलेगी, हमको किस दिशा में काम करना है, कौन से पद में हमको जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, जनता के बीच कैसे जाना है, सब तय करने का अधिकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। अगर केंद्रीय नेतृत्व बोलेंगे कि भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ना है तो भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेंगे कि भूपेश बघेल जी को पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने के साथ साथ बाकी जगहों भी नेतृत्व करना है, वहां भी नेतृत्व करेंगे। तो ये चीजें तो हमारे केंद्रीय नेता तय करेंगे ना, हम सब तो सिपाही हैं और उनके जो निर्देश उसका पालन करते हैं। जरूर। जुल्फी के पास चलना चाहूंगा। जुल्फी, एक चीज जो है, एक बड़ा नाम छूट रहा है, वो नाम है टीएस सिंहदेव का। इस नाम की दिल्ली में भी मैंने चर्चा नहीं सुनी। यदि आपने वहां पे रायपुर में सुनी हो तो आप बताएं। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थी, जब यदि चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्यों छोड़ रही है कांग्रेस? जरा इस पे बताएं, क्या जानकारी है आपके पास, फिर मनीष जी के पास आऊंगा। बाबा टीएस सिंहदेव के नाम की पहले चर्चा थी और चर्चा ऐसी थी कि उन्हें कोरबा या बिलासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए
और जैसा कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन की बात है और हैवी वेट जो लीडर्स हैं उनको उतारकर, ताकि जैसा कि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है रजनी पाटिल, जब रायपुर आई थी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारा स्ट्रेटेजी ये है कि जो कद्दावर हैं, दबंग नेता हैं, तो उनको मैदान में उतारा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ सके और चुनाव में एक उत्साह का माहौल हो। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा तो है। लोकसभा में उनको चार्ज करना है। तो टीएस सिंहदेव की बात आई तो टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा थी, लेकिन टीएस सिंहदेव पहले ही मना कर चुके हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है। अब पार्टी आला कमान को ये तय करना है, देखना है कि किसके जीतने की स्थिति है। क्योंकि टीएस सिंहदेव के नाम थोड़ा सा पीछे इस वजह से भी है क्योंकि टीएस सिंहदेव का जो प्रभाव है वो सरगुजा क्षेत्र में है। और सरगुजा की 14 जो विधानसभा है, पिछली बार जब 18 में चुनाव हुए थे तब पूरी की पूरी जीते थे, और पिछला जो चुनाव हुआ अभी विधानसभा का उसमें सभी के सभी हार गए। तो उनका प्रभाव सरगुजा क्षेत्र में, और सरगुजा जो क्षेत्र है की जो सीट है वो रिजर्व सीट है। ऐसे में उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की, तो उनके जीतने की स्थिति क्या होगी, इसके लिए पार्टी ने हो सकता है कोई सर्वे कराया हो, कोई आकलन पार्टी का हो। क्योंकि एक बात यह भी है कि पार्टी ऐसे ही नेताओं को मैदान में उतारना चाह रही है कांग्रेस इस बार कि जिनके जीतने की संभावना हो और उनका खुद का व्यक्तित्व हो और उनका एक खुद का मैकेनिज्म हो, ताकि जब वो मैदान में उतरे तो इस लगे कि चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे भूपेश बघेल अगर राजनांदगांव लोकसभा सीट लड़ते हैं तो वो उनका नाम एक बहुत बड़ा नाम है और वो टक्कर देते हुए नजर आएंगे, और उनका खुद का व्यक्तित्व है, उनके खुद की टीम है, खुद के लोग हैं। तो इस वजह से, और वो क्षेत्र जो है दुर्ग से लगा हुआ क्षेत्र है और ओबीसी बहुल इलाका भी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है। और यही वजह हो सकता है कि बिलासपुर और कोरबा से जो चर्चा थी, तो कोरबा से लगभग फाइनल हो गया और बिलासपुर की बात है तो वहाँ के समीकरण में टीएस सिंहदेव उतने फिट नहीं बैठ पा रहे हों। तो पार्टी ऐसे भी नहीं है कि जबरदस्ती किसी को उतार दो जहां पे पूरे सर्वे उनके खिलाफ हो, जीतने की स्थिति भी ना हो। जी बाबा मनीष जी क्या कहेंगे आपने टीएस सिंहदेव को छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यदि भूपेश बघेल के सीट के बाद छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा बैटल जो है वो ज्योत्सना महंत वर्सेस सरोज पांडे होगा। नहीं, निश्चित रूप से कोरबा की सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता है और ज्योत्सना महंत जो है वो अपना चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी है, निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा कांटे का संघर्ष होगा। क्योंकि वो उस इलाके का नेचर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ज्यादा फेमस है कि उस पर भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां जो है ना बहुत मुफीद नहीं लग रही हैं। बावजूद उसके सरोज पांडे का वहां उतारना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना भी एक बड़े संघर्ष का प्रश्न बनेगा। दूसरा, राजनांदगांव सीट की मैं चर्चा करना चाहूंगा। राजनांदगांव सीट में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम सामने आ रहा है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही है। चूंकि जिस प्रकार से राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी ने फायर ब्रांड नेता इनको जो प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी को उतारा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कवर्धा इलाके में एक प्रयोग करके ध्रुवीकरण किया है, और कांग्रेस के आज की डेट पे सबसे कद्दावर नेता भूपेश बघेल हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनका नाम वहां से घोषित होता है तो निश्चित रूप से उस लोकसभा सीट पर बहुत कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रयोगशाला है ये उसका भी आकलन करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर जो धर्मांतरण के खिलाफ में जो संघर्ष किया है, और जो पूर्व वन मंत्री के खिलाफ में विजय शर्मा की इतनी बड़ी जीत हुई है, उसमें इस चुनाव में लोकसभा में कवर्धा का प्रदर्शन कैसे रहता है, और कवर्धा की सीट किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव की सीट किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जरूर, आपने सही कहा। कवर्धा जो है वो फेमस हो गया, पूरे देश में मालूम चल गया लोगों को कि कवर्धा जो है क्या जगह है। राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मनोरंजन जी, मैं आपको राजनांदगांव की तासीर भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कभी यहाँ से मोतीलाल वोरा
जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री राजीव जी के मुख्य प्रधानमंत्री काल में, तो जब वो लड़ रहे थे तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ये वाकओवर है। तो उस समय लोकसभा में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनको हराया था। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए मोतीलाल वोरा जी को हराया। तो राजनांदगांव में निश्चित रूप से आज जो विधानसभा में तस्वीर, उसमें कांग्रेस की बहुलता है कुछ सीटों में। कवर्धा हम जीते हैं, राजनांदगांव हम जीते हैं और साजा हम जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये सीट में आपको मैं बता दूं कि हमारी जीत तय है। जो हमारे पांडे साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो संगठन के कोने कोने में उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ है, एक टीम है, आरएसएस की भी टीम है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो अनुषांगिक संस्थाएं और आरएसएस की संस्थाएं, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो जिस प्रकार से पिछले बार हम राजनांदगांव चुनाव जीते, तो उस समय तो हमारी एक भी केवल राजनांदगांव विधानसभा में जीते थे। तो आज जो स्थिति है, उस स्थिति में भी भले ही भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा, तो अभी विधानसभा भी वो मात्र 20,000 से जीते। इसके पहले 2008 में भी भूपेश बघेल चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव भी हारे हैं, विधानसभा का भी चुनाव हारे हैं। रायपुर में भूपेश बघेल जी लोकसभा का चुनाव हारे हैं और विधानसभा में इनसे विजय बघेल जी से चुनाव हार चुके हैं। तो 2000 जो इसके पहले जो था 2003 का, जो 2001 में जो चुनाव हुआ था विधान लोकसभा का, जिस प्रकार मोतीलाल वोरा जी चुनाव हारे थे पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए, तो इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है और हम ये चुनाव जीत रहे हैं, लोकसभा राजनांदगांव का भी। जी, धनंजय जी को भी अब बोलने का मौका मिलना चाहिए। धनंजय जी, आपने सुना कि राजीव जी दावा कर रहे हैं कि राजनांदगांव वो जीत रहे हैं, और उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? और दूसरा जो ज्योत्सना महंत वर्सेस सरोज पांडे, पहले राजनांदगांव से शुरू करते हैं। देखिए भारती जी, मैंने पहले कहा ना कि भूपेश बघेल जी एक छत्तीसगढ़िया चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, किसानों के बीच में फेमस चेहरा है, विश्वसनीय चेहरा है। और जब वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी उनको अधिकृत करती है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से आपको चुनाव लड़ना है, तो निश्चित तौर पर वो सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में आएगा। क्योंकि इन 5 वर्षों में संतोष पांडे जी का उस क्षेत्र को लेकर जो रवैया रहा है, वहां की जनता की नाराजगी संतोष पांडे जी के खिलाफ है, वहां पे आक्रोश है। और जिस प्रकार से किसानों को लेकर संतोष पांडे जी का कई बार विवादित बयान आया, किसानों को नक्सली तक उन्होंने बता दिया था आंदोलन के दौरान पे, और कोई ऐसी उनकी उपलब्धि वहां पर नहीं है जिससे वो जनता के बीच दोबारा जाएंगे। और भूपेश बघेल जी के पास तो ढेर सारे बताने के लिए काम है, जो उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान का जो काम है, और अभी जो साय सरकार की जो नाकामियां हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा के सीट जो है राजनांदगांव कांग्रेस पार्टी 100% में बड़ी लीड के साथ हम जीतेंगे। और रही बात जिस प्रकार से सरोज पांडे जी को कोरबा में प्रत्याशी बनाया गया है, तो कोरबा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहले ही उनसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय जो लीडरशिप है वहां की, उसको लेकर उन बातें चल रही है। और ज्योत्सना महंत जी ने लगातार उस क्षेत्र के लिए काम किया है, जनता के बीच सक्रियता से रहे हैं। अगर उनको वहां टिकट दोबारा मिलता है तो कोरबा सीट भी कांग्रेस पार्टी एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज कराएगी। अब पूरे देश में आप देखेंगे भारती जी, 10 साल के बाद जनता आकलन कर रही है कि यूपीए सरकार के 10 साल में उनकी क्या स्थिति थी और मोदी जी की सरकार स्थिति है। जरूर धनंजय जी, हम छत्तीसगढ़ पर सीमित। जुल्फिकार, लास्ट में चलते चलते बताइए, सबसे अहम मुकाबला क्या दिख रहा है? 2 हमने डिस्कस किए, बाकी जो है 9 बच गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस कोई और सरप्राइज दे सकती है बीजेपी को? कुछ और सुन रहे हैं आप वहां पे? कांग्रेस के जो अधिकांश बाबा नाम हैं वो सीधे तौर से चर्चा में आ चुके हैं कि उन्हीं नामों में रहेंगे, लेकिन एक आध सीटों में ऐसा हो सकता है कि कुछ नए नाम हो। अभी हमने 2 सीटों की जो बात करी कि राजनांदगांव है और कोरबा है, लेकिन उसके बाद अगर जांजगीर भी एक बहुत मजबूत सीट कांग्रेस के लिहाज से हो सकती है, क्योंकि जांजगीर लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सभी की सभी कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में जीती हैं। और इसके अलावा जो है ना, कांकेर सीट जो है वहाँ पे अभी चर्चा चल रही है कि वीरेश ठाकुर को देंगे कि उसके अनिला भेड़िया के नाम की भी चर्चा है। तो कांकेर सीट भी कांग्रेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा टफ सीट नहीं होगी। अगर पिछले चुनाव की कंपैरिजन में देखें, जब मोदी लहर की थी तो 2019 में, तो उस समय वीरेश ठाकुर जब मैदान में उतरे थे तो 5000 का चुनावी हार का अंतर था। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा खोने को नहीं है, लेकिन पाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जरूर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा इस बात की चिंता हो सकती है कि 10 सालों के मोदी कार्यकाल रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके अधिकांश लोगों की तो टिकट कट चुकी है,
जरूर, जरूर। लेकिन उनका एक प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ मोदी जी के प्रभाव से ही पूरा चुनाव लड़ा जाना है। जी जरूर, निश्चित रूप से आपने सही कहा। राजीव जी, संक्षेप में, यदि दिक्कत नहीं होती तो सांसदों के टिकट नहीं काटते आप, संक्षेप में। नहीं, देखिए, हम तो नवाचार करते हैं मनोरंजन जी, और ये सही है। नवाचार है कि हमने बृजमोहन जी को चुनाव मैदान में उतारा, जो एक 8 बार के विधायक है। जी। हमने नवाचार किया, जो सरोज पांडे जी हैं, जो उनकी बहुत लोकप्रियता है, एक महिला सशक्तिकरण के, उनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 4 पदों पर एक दिन में एक साथ रह चुकी हैं। जी, तो ये नवाचार हम करते हैं, और वो नवाचार का हमें फायदा मिलता है मनोरंजन। जरूर, बार भी हमें फायदा मिलेगा। धनंजय चाहे जी, जरूर आपको फायदा मिलेगा। धनंजय जी, जी जवाब चाहिए, अंतिम फाइनल कमेंट चाहिए। देखिए, ये बात स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने कहा ना कि ये नवाचार की बात कर रहे थे चक्रवर्ती जी, भाई 8 बार के, जिसको आप विधायक बता रहे हैं, 8 बार में आपको नवाचार नहीं कर पाए और उसको लोकसभा के टिकट दिए, तो जनता भी इस चीज को समझती है कि जनता एक जनप्रतिनिधि चाहता है, मोनोपल्ली या राजा तानाशाही चाहता है। तो निश्चित तौर पर रायपुर की सीट भी कांग्रेस जीतेगी। सरोज पांडे जी को लेकर मैंने पहले कहा कि वहां पर उसकी नाराजगी है उनके खिलाफ में, उसके साथ साथ आप देखेंगे विजय बघेल जी की भी सीट को लेकर मैं दावा कर सकता हूँ, जिस प्रकार से उनका रवैया उस क्षेत्र में, जिस प्रकार से जनता उससे नाराज है, तो हम दुर्ग की सीट भी जीतेंगे। और पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने 7 सांसदों के टिकट काट दिया है। तो ये तो समझ में आता है ना कि कांग्रेस जो लगातार आरोप लगाते रही है कि भाजपा के जो सांसद है निष्क्रिय है, तो ये दिख रहा है, और सरकार में रहते हुए सरकार ने कोई काम नहीं किया है। चलिए धनंजय, मनीष जी, फाइनल वर्ड, अब प्रोग्राम खत्म करना है। कांग्रेस जो है हैवी वेट पे दांव खेल रही है, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है कुछ लोगों के टिकट काट के। फाइनल कमेंट क्या है आपको? कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर गुटबाजी पर नियंत्रण कर ले और हैवीवेट कैंडिडेट अगर आएंगे तो मुझे लगता है चुनाव दिलचस्प होगा। हार जीत तो खैर वो जनता तय करेगी, पर चुनाव में दिलचस्पी रहे, चुनाव में मुद्दे रहे, वायदे रहे, तो मुझे लगता है चुनाव लड़ने का मजा कुछ अलग है। रिजल्ट तो खैर जनता तय करेगी। चलिए, हम पत्रकार तो यही चाहते हैं कि चुनाव दिलचस्प हो, जिससे कि कवरेज करने में मजा आए। जुल्फी ग्राउंड पे रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, जुल्फी को भी अच्छा लगना चाहिए कि ऐसे राज्य से रिपोर्टिंग कर रहा हूं जहां पे कांटे की टक्कर है। धनंजय जी आपका, राजीव जी आपका, मनीष जी आपका, जुल्फी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। तो आज हमने चर्चा की कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हैवी वेट पे दांव लगाएगी, तो क्या कुछ हो सकता है या नहीं। तो आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।